जिस प्रकार की इस समय पर स्थिति है, नो वॉर नो पीस, ना तो अमेरिका चाहता है और ना तो ईरान चाहता है। बाकी अरब देश तो चाहते ही नहीं है बिल्कुल भी। नुकसान तो उनका हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध होता रहेगा या समझौता होगा, इसको लेकर तमाम तरह के संशय हैं और कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। तमाम प्रयास हो चुके हैं। पहले पाकिस्तान कूदा था, पाकिस्तान बिल्कुल साइडलाइन हो गया है, लेकिन अरब के तमाम देश ऐसे हैं जो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान में वही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं विदेशी मामलों और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ ध्रुव कटोच जी। सर, आपसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो युद्ध पूरे विश्व को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ये आखिरकार कहाँ थमेगा? इसमें अमेरिका मैदान छोड़कर भागेगा या कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा? क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये युद्ध जो है मुझे लगता है कुछ दिन और चलेगा, लेकिन ये ज्यादा लंबा चल नहीं सकता है। और युद्ध बेशक थोड़ी दिन और चले, लेकिन शांति आने वाली नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जिस प्रकार की इस समय पर स्थिति है, नो वॉर नो पीस, और कभी कभी कुछ छिड़ जाएगी और उसके बाद फायरिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर से रुक जाएगा। मुझे लगता है इस प्रकार की स्थिति कुछ दिनों तक चलती रहेगी। कितना लंबा चलती है ये देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि युद्ध की समाप्ति का, अभी युद्ध ना तो अमेरिका चाहता है और ना तो ईरान चाहता है। बाकी अरब देश तो चाहते ही नहीं है बिल्कुल भी। नुकसान तो उनका हो रहा है। अभी बात यह है कि इसको किस तरह से समाप्त कर दिया जाए, जिससे कि दोनों की इज्जत बची रहे। अमेरिका भी चाहता है कि अपनी पब्लिक को ये बताए कि हम जीते हैं, और ईरान ने तो कहा इतना झेल चुके हैं हम, थोड़ा और सही। तो ईरान तो काफी मार खाई है उसने, लेकिन अब वो बोलता है कि ठीक है, इतनी मार पड़ चुकी है, थोड़ी और खा लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं हम। तो मुझे लगता है कहीं बीच में ये समझौता हो जाएगा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा और अरब देश किसी न किसी तरह से उसको फाइनेंसिंग देंगे। कितनी फाइनेंसिंग होगी, बात 9 लाख करोड़ की हो रही है, कुछ और हो रही है, ये हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई फाइनेंशियल डील भी होगी, जो कि अरब देश वो पैसा देंगे, जिससे कि फिर से शांति इस स्थापित हो जाए। और ये मुझे लगता है हो सकता है इसी महीने में। मुझे तो उम्मीद है कि इसी महीने में इस प्रकार का कोई समझौता हो जाएगा, जिससे कि शांति हो जाएगी। शांति के लिए कुछ चीजें जरूरी है। एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है, तब तो फिर ट्रम्प की पोजीशन जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है। और अगर ये खोलना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ईरान चाहता है कि जो उसको उस प्रकार से पैसा मिलना चाहिए था वो कॉम्पनसेट हो जाए। तो वो कॉम्पनसेशन मुझे लगता है अरब देश दे सकते हैं। तो एक तरफ से ये एक फॉर्मूला हो सकता है, या कुछ और भी फॉर्मूला हो जाएंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगस्त के महीने में ही कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। सर, यूएई और कतर, सुनने में आ रहा है, इस तरह की जानकारी मिली है, इन लोगों ने मिल करके 9 लाख करोड़ देने की बात कही है। उसमें से एक देश ने अपना हिस्सा 4.5 लाख अपने हिस्से, जो भी देश हैं टोटल शायद 6 देश आते हैं इसमें, गल्फ कंट्रीज का, सबको शेयर करना होगा, जैसा आपने कहा, क्योंकि नुकसान उनका हो रहा है। तो इस युद्ध को अब कोई नहीं चाहता। युद्ध शुरू होने के पहले भले ही उनकी कोई रूपरेखा बनी हो आपस में। तो 9 लाख करोड़ देने की बात हो गई है, तभी अमेरिका ने बड़ा एक हमला रोका। और अब जो बात फंस रही है उसमें कहीं ना कहीं जीत किसकी है, इसको लेकर के ट्रंप दावे कर रहे हैं, ट्रंप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, ईरान भी काउंटर कर रहा है। कुल मिलाकर के सवाल जवाब हो रहे हैं एक दूसरे से। शांति जो होनी चाहिए तो उसमें वो ढंग नहीं अपना पा रहे हैं। कहीं ट्रंप अकड़ जाते हैं तो कहीं ईरान अकड़ जाता है। अभी सुनने में आया कि वहां के ईरान के राष्ट्रपति के अधिकार भी सीमित कर दिए गए हैं और सेना पूरी तरह से हावी हो गई है। तो ऐसे में शांति का रास्ता निकलेगा क्या? देखिए, शांति का रास्ता तो निकलेगा ही, क्योंकि बात ऐसी है कि एक अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के ऊपर आता है ये। अभी अगर आप जीसीसी कंट्रीज की बात करें, वहां पर पूरा सिस्टम ठप हो चुका है। अगर आप दुबई की बात करो, वहां पर कौन जा रहा है? होटल सब खाली पड़े हैं, राइट। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बिल्कुल गिर चुकी है, और वो दुनिया में सबसे सेफ डेस्टिनेशन, सुरक्षित डेस्टिनेशन माना जाता था, उसकी ये हालत हो गई। तो वो भी देखिए, एक बार फिर से ये बिजनेस शुरू सभी चाहते हैं ये। तो अगर वो ये जीसीसी कंट्री कहते हैं कि हम पैसा इकट्ठा करके ईरान को देने को तैयार हैं, एक तरफ से ये फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन अल्टीमेटली
प्रेसिडेंट ट्रंप को ये चाहिए कि वो अपनी पब्लिक को बोल सके कि मैंने लड़ाई समाप्त कर दी है और जीत हमारी है। और ईरान, खास करके IRGC और आयतुल्ला, वो अपने पब्लिक को ये बोलें कि हमने अपनी इज्जत रखी है और जीत हमारी है। तो दोनों की तरफ से मुझे लगता है ये जीत के जो फॉर्मूला ये होगा कि हम जीत चुके हैं, और उसके बीच में कोई ना कोई फॉर्मूला आ जाएगा। किसी भी हालत में ईरान हार नहीं मानेगा, और प्रेसिडेंट ट्रंप बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से वो पीछे हट नहीं सकता है। बाकी चीजों में हट जाएगा, वो जो न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत पीछे हट जाएगा। मिसाइल्स की बात में तो मुझे लगता है पूरा हट ही जाएगा, मिसाइल्स की बात नहीं होगी, है सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात होगी। और वहां पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप अभी बोल सकते हैं कि देखिए हमने इतना बर्बाद किया है ईरान को, अगले 50 साल तक वो नहीं बना सकते हैं, तो जीत हमारी है, बेशक कोई डील ना हो। तो ये मुझे लगता है कि इस प्रकार का कोई ना कोई समझौता आगे वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय पर हालत है कि 3 पक्ष हैं। आप ये देखिए, एक है अमेरिका के साथ उसके जो यूरोपियन अलाइज हैं वो साथ नहीं है, वो अभी दुखी हो चुके हैं क्योंकि टेंशन उधर भी हो रहा है, प्रॉब्लम उधर भी हो रहा है। दूसरा है ईरान चाहता है कि ये लड़ाई बंद हो जाए, क्योंकि बेशक वो हारा नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक हालत तो उसकी भी बहुत बुरी हो चुकी है। ठीक है, ये लोग करेंसी तो बिल्कुल गिर चुकी है, और बेशक दुनिया को दिखाने के लिए नहीं यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, अंदरूनी बात अलग है कि अंदरूनी बात वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो चलते रहेंगे ऐसे जब तक ये लड़ाई चल रही है। ईरान एक देश है, एकजुट है वो, और उसकी पब्लिक जो है वो सरकार के साथ है, वो इसलिए क्योंकि लड़ाई है। तो मैं तो कहता हूं कि एक बार अगर शांति आ जाए, आप देखिए शांति के 1 साल के बाद क्या हालत होती है पब्लिक की और सरकार की। वो जिस प्रकार से सरकार ये चला रहे हैं, ये चलेगी नहीं फिर। ठीक है सर, आपका इशारा क्या तख्ता पलट की तरफ है? ईरान में तख्ता पलटता है शांति होने के बाद भी? ईरान का तख्ता पलट तभी होगा जब शांति होगी, उसके बगैर हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर तख्ता पलट करना है, अगर आयतुल्ला की जो रजीम है ये निकाल देनी है, तो कम से कम शांति, सबसे पहले तो शांति चाहिए, उसके बाद मुझे लगता है कम से कम 6 महीने शांति चाहिए, 6 महीने 1 साल। उसके बाद देखिए हालात बदल चुकते हैं, फिर जनता कहेगी कि हमें ये लड़ाई फिर से नहीं गई। हाँ, जब तक लड़ाई है किसी भी हालत में वो फिर राष्ट्र पहले आता है, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला हुआ है, तो ईरान के सभी लोग जो हैं वो एकजुट हैं, बेशक कितनी भी तकलीफ उनको उठाना पड़े। लेकिन जब शांति आ जाती है तब तो फिर सरकार को जवाब देना पड़ता है कि पेट्रोल चाहिए, कीमतें चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, यू सी, वो सब बेसिक चीजें, बच्चों की पढ़ाई चाहिए। तो वो चीजें फिर जब समय पर नहीं आती हैं तो फिर वो जनता दुखी हो जाती है और फिर उबड़ पड़ती है, तब बहाना मिलता है। लड़ाई के दौरान पे बिल्कुल नहीं। सर, ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि जो इस लड़ाई का जड़ इजराइल शांत बैठा हुआ है, लेकिन अभी पिछले दिनों वहां के जो नेतन्याहू थे वो पहुंचे हुए थे अमेरिका, न्यूयॉर्क, डील हुई, करीबन 90 मिनट इन लोगों की बातचीत हुई ट्रंप और उनके बीच में। उसके बाद भी तो कुछ प्लानिंग हुई होगी, क्या इजराइल मान जाएगा इस समझौते में? क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा वो एटॉमिक बम ना बन जाए, मिसाइल की रेंज कम करना, इसको लेकर के इजराइल तो लगातार अड़ा हुआ है। वो कैसे होगा? नहीं, मुझे लगता है देखिए, एक बार जब ये समझौता हो जाएगा तब ईरान के भी जो जिस प्रकार से वो कहता रहा है कि बिग डेविल जो है वो अमेरिका है और स्मॉल डेविल जो है वो इजराइल है, वो मेरे ख्याल से उस प्रकार के रुख भी बदल चुकेंगे ये। और ईरान को मुझे नहीं लगता है, वैसे भी पहले भी ईरान को कोई कारण नहीं था इजराइल के साथ युद्ध करना, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, ये लड़ाई जो है अरब देशों में, जब पैलेस्टीन की लड़ाई की बात करते हैं तो ये जूस और अरब्स के बीच में लड़ाई है उस जमीन के लिए। इसमें ईरान कहां से आ गया? ईरान 1000 किलोमीटर से ज्यादा वहां से दूर है, वो शिया कंट्री है, सुन्नी इस्लाम नहीं मानते हैं, वो तो शिया इस्लाम है, और वो अरब नहीं है, वो पर्शियन है।
तो उनको इस लड़ाई के बीच में आना मुझे कोई समझ नहीं आती है, ये उनकी लड़ाई थी नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी तक भी समय है, थोड़ी वो विजडम डॉन जो हो जाता है, मुझे लगता है यहाँ पर भी इनको भगवान वो बुद्धि दे देगा कि ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, अरब देश इसको अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो जो अरब देशों ने करना है, किस प्रकार से उन्होंने पैलेस्टाइन के ऊपर समझौता करना है, मुझे लगता है वो भी कभी न कभी समझौता हो जाएगा जो हर एक के पक्ष में है। इजराइल के पक्ष में भी है, अरब देशों के पक्ष में भी है, लेकिन इस समझौते के लिए एक चीज उनको बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, उनको इजराइल को रिकग्नाइज करना पड़ेगा सभी को, कि वी रिकग्नाइज कि इजराइल को जीने का हक है और ये जो उनकी जमीन है इसके ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। उसके बाद इजराइल को ये छोड़ना पड़ेगा कि हम ये इस प्रकार से हमास तो खैर खत्म हो जाएगी, एक बार समझौता हो गया तो हमास और हिजबुल्लाह की फिर जरूरत नहीं होगी और वो अपनी अपनी जगह पर रहेंगे और ये एरिया जो है ये मुझे लगता है फिर पीसफुल हो सकता है। सर एक खबर ये भी आई थी कि गाजा पट्टी में जो कब्जा कर रखा है जाकर के इजराइल ने, उससे वो बैक होगा, हमास पूरी तरह से किनारे हटेगा, नई सरकार फिलिस्तीन में जगह लेगी। तो एक तरह से बड़ी समस्या जो इजराइल की है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये ईरान और अमेरिका इजराइल समझौता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मुझे लगता हो जाएगा, क्योंकि देखिए जहां तक हमास की बात है वो लड़ रहे थे अपने अपने मुल्क के लिए, लेकिन जब ये पैलेस्टीन का जो 2 स्टेट फॉर्मूला हुआ था तो हमास को खड़ा किसने किया? इजराइल ने ही किया। इजराइल चाहता था कि ये सब टूट जाए। तो देखिए यहाँ पर हर एक, हमास ने भी अपनी गड़बड़ की है, इजराइल ने भी किया है, अमेरिका ने भी किया है, अरब देशों ने भी किया है। मुझे लगता है सभी को कुछ ना कुछ थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। और एक बार जब जो गाजा स्ट्रिप में अगर एक सरकार आ जाती है, अगर वो जितना उनको पैसा मिलता है अपने डेवलपमेंट के ऊपर लगाए, वो सबसे अच्छा होगा। उससे क्या होगा कि जो एक तो वहां पर आमदनी बढ़ेगी और उन लोगों की एक तरफ से जिस प्रकार की तरक्की होगी जो अभी तक हुई नहीं है। हर एक चीज युद्ध से हासिल नहीं की जा सकती, ठीक है। और कई चीजें हैं जो आप अपनी डेवलपमेंट के साथ ही वो मुद्दा दिखा के आप कई कुछ हासिल कर सकते हैं। और मुझे लगता है अगर आप जनता की हित चाहते हैं तो मुझे लगता है इन सबको डेवलपमेंट के रास्ते पे जाना पड़ेगा। इजराइल को भी इसकी जरूरत है क्योंकि उसके लोग भी टेंशन पे हैं। भाई ये नहीं है कि भाई जनरेशन के ऊपर जनरेशन लड़ते रहो, अभी आपका मुल्क बन गया है, सब लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इजराइल का हक है जीने का। और फिर इजराइल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमास, ये जो टेररिस्ट ग्रुप से हमास और हिजबुल्लाह ये नहीं होंगे, लेकिन बाकी पैलेस्टाइन स्टेट अपने आप जीता रहेगा। इस प्रकार की कोई ना कोई और कोई सिस्टम होना चाहिए इसको गारंटी करने का कि वो फिर से उस प्रकार का मिलिटराइजेशन ना करे जिससे कि दूसरों को खतरा पहुंच जाएगा। और अगर इब्राहिम अकॉर्ड में कहीं आगे वाले दिनों में अगर आप देखेंगे, अगर सऊदी अरेबिया भी बीच में आ गया है, वो मैं समझता हूँ फिर एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। बेशक अगर सऊदी अरेबिया ने ये कदम लिया तो उसकी हुकूमत के मुझे लगता है कुछ खतरा हो सकता है। रेडिकल मुस्लिम्स तो वहां पर भी हैं। तो अभी देखते हैं आगे किस प्रकार से बात होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इस प्रकार का युद्ध जो है वो ज्यादा देर नहीं चल सकता है। और इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ, फर्ज करो अगर कहीं बीच में छुटपुट लड़ाई छिड़ भी पड़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी हो जाता है, इस बार जो पहले टेंशन हुआ था ना पूरे विश्व में कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया और एनर्जी क्राइसिस हो गई, वो उस प्रकार की अब ये लड़ते रहेंगे। एनर्जी क्राइसिस नहीं होने वाली है जब तक कि ये एनर्जी रिसोर्सेज को, कि ईरान के जो ऑयल वेल्स है इनको अटैक ना करे और सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ कंट्रीज के ऑयल वेल के ऊपर अटैक ना करे। अगर इनके ऊपर अटैक हो जाएगा तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे देश, तो वहां पर तो किसी को फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है ये एनर्जी रिसोर्सेज चलते रहेंगे, थोड़ी सी कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर शांति हो जाए तो ये तेल की कीमत भी अभी तो मेरे ख्याल से 80-90 रुपीज चल रहा है। ये ब्रेंट 80 और 90 के बीच में ब्रेंट क्रूड चल रहा है। ये मुझे लगता है कि अगर ये एक बार अगर शांति हो जाए, समझौता हो जाएगा, तो 2 या 4 महीने में ये 60 रुपए तक आ जाएगा। ब्रेंट क्रूड हो सकता है उससे भी नीचे आ जाए। सर इसमें जो प्रतिबंध लगा हुआ है, तमाम सारी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है ईरान की, तो वो भी छोड़ना होगा, अमेरिकी प्रतिबंध जो है वो भी छोड़ने होंगे। तो ये भी एक रास्ता है ईरान को मनाने का और समझौता का। ये मुझे लगता है अमेरिका को करना पड़ेगा, ये ईरान का हक बनता है।
इसी पैसा किसका है? ईरान का है। आप क्यों बता रहे हो दूसरा देश की हुकूमत किस प्रकार के होना चाहिए? आप क्यों बता रहे हो दूसरों को कि उसकी डेमोक्रेसी होगी? वो उनकी जनता बताएगी। तो मुझे लगता है किसी न किसी समय पर अमेरिका को भी ये जो बड़ी दादागिरी जो कर रहे हैं, इनको ये बंद करना पड़ेगी, और आगे वाले दिनों में ये दुनिया सुनने वाली नहीं है। वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, और जिस प्रकार से अभी तक अमेरिका चलाता जा रहा था, वो दिन अभी गए। अभी देखिए, रूस का हमला भी 4 साल हो गए हैं। बड़ी कोशिश की उन्होंने जो रूस को गिराने की, अभी तक हुआ ही नहीं। यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, यूरोप पैसा दे जा रहा है, वो सोच रहे हैं कि कभी न कहीं रूस गिर जाएगा। लेकिन इस प्रकार से देश गिरते नहीं, ना तो यूक्रेन गिरेगा ना तो रूस गिरेगा। ये तो पैसों की बर्बादी है, और बातचीत अल्टीमेटली बातचीत करना पड़ेगी। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते रहते हैं कि देखिए, बातचीत के साथ कोई ना कोई वो रास्ता निकाले। जहां तक भारत की बात है, लोग बोलते हैं कि आप बीच में क्यों नहीं आए, तो मैं तो उनको साफ बोल देता हूँ, ये हमारी लड़ाई नहीं है। हम तो चाहते हैं शांति है, ना तो हम रूस के पक्ष में जाएंगे, ना तो यूक्रेन के पक्ष में जाएंगे, ना तो हम अरब देशों में ये जो लड़ाई ईरान की उधर है। देखिए, हम चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए, तो भारत का पक्ष तो बिल्कुल साफ है, हम चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी होती है, तो ये विश्व युद्ध की तरफ नहीं जा रहा है। ये लोग हमेशा समझते हैं कि ये क्योंकि ये गोरे लोग लड़ रहे हैं तो विश्व युद्ध हो गया है। अरे भाई साहब, भारत नहीं लड़ रहा है, बिलियन प्लस पीपल है, चीन नहीं लड़ रहा है, अफ्रीका नहीं लड़ रहा है, साउथ अमेरिका नहीं लड़ रहा है, तो विश्व युद्ध कहाँ से हो गया? ये मेजॉरिटी तो इधर है ना। तो ये थोड़े से देश हैं। अमेरिका को भी उसकी संसद में हमला करने की परमिशन नहीं मिल रही है तो कैसे लड़ेंगे? हाँ, उनको भी। ये देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक बार अगर ये जो सीज फायर अगर हो जाए और कोई ट्रीटी भी साइन हो जाए, इसका मतलब नहीं है कि सब भाई भाई रहेंगे। टेंशन्स फिर भी रहेंगे, लेकिन गोलियां नहीं चलेंगी। हाँ, बाकी मौतें नहीं होंगी, गोलियां नहीं चलेंगी, हॉर्मुज खुल जाएगा, ट्रेड चलती रहेगी, टेंशन फिर भी रहेंगे। वो उसको दूर होने में कई साल लग जाएंगे। वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने की बात है ना, वो तो बहुत साल लगेंगे। तो अगर आप यही मिसाल आप भारत और पाकिस्तान का देखिए, तो हम तो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही है, गोलियां नहीं चल रही, लड़ाई नहीं हो रही है। ठीक है, वो टेंशन है, दुनिया आगे चलती रहेगी, वो हम अपना काम करें, वो अपना करें। तो ये भी मुझे लगता है उसी प्रकार से जाएगा। ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट डेफिसिट मुझे लगता है कई समय तक रहेगा। इजराइल और अमेरिका के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच में ये ट्रस्ट डेफिसिट होगा, ईरान और इजराइल के बीच में भी ये ट्रस्ट डेफिसिट होगा। और ये तो, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट चलने दो। ये थोड़ी है कि सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये है कि ठीक है, बातें करते रहो, ठीक है, और इस प्रकार की वो मत करो जिससे सभी को नुकसान हो जाए। तो इस प्रकार से ये मैं आगे देखता हूँ, और मुझे लगता है ये अगस्त का महीना जो है, कोई ना कोई हल इस महीने में निकल जाएगा इस युद्ध का। जहां तक रूस और यूक्रेन का है, उसका हम इस समय पर नहीं कह सकते, लेकिन ये मुझे लगता है कोई ना कोई सोल्यूशन इसमें आ जाएगा। टेंशन फिर भी रहेंगे, लेकिन फायरिंग बंद हो जाएगी, और वो जो शिपिंग जो है, मर्चेंट शिपिंग जो है, खास करके ऑयल और गैस की जो प्रॉब्लम्स है, वो हो जाएगी। ईरान के ऊपर सैंक्शंस हट जाएंगे, और जो उनका पैसा जब्त किया गया है, मुझे लगता है उनको वापस दिए जाएंगे। ये एक ओवरऑल पैकेज के तौर पर मुझे लगता है इस प्रकार का डील हो सकता है। धन्यवाद सर, भारत एक्सप्रेस में बात करने के लिए। ये थी हमारी खास बातचीत ध्रुव कटोच जी से, जिन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से बताया हुआ है कि किस तरह के रास्ते निकल सकते हैं। विश्वास बहाली में वक्त लग सकता है, हो सकता है एक पीढ़ी गुजर जाए फिर भी विश्वास बहाली ना हो पाए या हो पाए, लेकिन 17 अगस्त जो कि डेडलाइन है, उसमें हो सकता है कि समझौता हो जाए और तनाव रहते हुए फायरिंग बंद हो जाए, युद्ध का माहौल छट जाए, वो जो बादल हैं वो किनारे हो जाएं। तो कुल मिलाकर के शांति की उम्मीदें बढ़ रही हैं, और कोई रास्ता निकलने के चांसेस भी ज्यादा हो रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि अगस्त का महीना निर्णायक होगा, और इस महीने में शायद दोनों देशों के बीच में, बल्कि तीसरा देश इजराइल को भी जोड़ लेते हैं, इन लोगों के बीच में कोई ऐसा समझौता होगा जिसमें सीज फायर स्थायी तौर पर कायम हो सके। हमारे साथ हैं डिफेंस मामलों के जानकार एक्सपर्ट पीके सहगल साहब। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अब उम्मीद की जाए कि मिडिल ईस्ट में शांति हो जाएगी?
देखो, दुनिया को बड़ी जबरदस्त उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट में शांति हो जाएगी, क्योंकि दुनिया की जो पूरी इकोनॉमी जो है बहुत बड़े पैमाने से प्रभावित हुई है। ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, स्टॉक मार्केट्स गिर गई हैं, करेंसीज की कीमतें गिर गई हैं, फूड सिक्योरिटी की इशू प्रॉब्लम हो रही है, डायस्पोरा की प्रॉब्लम हो रही है, रेमिटेंसेस की प्रॉब्लम हो रही है, ट्रेड में प्रॉब्लम हो रही है, इंश्योरेंस में प्रॉब्लम हो रही है। तो दुनिया चाहती है कि कुछ ना कुछ समझौता हो जाए, लेकिन मेरे मुताबिक समझौता होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की जो एक्सपेक्टेशंस है, ईरान की और अमेरिका और इजराइल की एक्सपेक्टेशन जो है और अप्रोचेस हैं, उनमें बहुत जबरदस्त फर्क है। दूसरा, ईरान को साफ तौर पे नजर आता है कि इस समय ट्रंप जो है बहुत बड़े प्रेशर में है, इकोनॉमिक प्रेशर है, डोमेस्टिक प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, और उसके अपनी पार्टी का प्रेशर है मिड टर्म इलेक्शन को देखते हुए, और ये ईरान के बहुत जबरदस्त हित में है। ऐसे में ईरान चाहेगा कि वो अमेरिका से इस माफी की कंसेशन हासिल करे जो अमेरिका देने के लिए तैयार नहीं। साथ ही साथ ईरान को साफ तौर पर नजर आता है कि समय उसके फेवर में है, और वो दर्शाना चाहता है दुनिया को कि वास्तव में अमेरिका को ईरान ने झुका दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को बताना चाहते हैं कि हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत की है, और जो डील हुई है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि अमेरिका हर प्रकार से ईरान के ऊपर हावी हो गया है, जो ईरान मानने के लिए तैयार नहीं। फिर साथ ही साथ ईरान चाहता है कि सीज फायर अब अगर हो तो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई ना करो। लेकिन इजराइल जो है हर दिन यमन के ऊपर, सीरिया के ऊपर, गाजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर हमले करता जा रहा है। इसके बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पे कह रहे हैं उसको इस माफी की कार्रवाई नहीं करो। साथ ही साथ ईरान ने आज एक और धमकी दे दी है कि वो अमेरिका के बेड़े के ऊपर हमला करेंगे अगर अमेरिका ने उनका नेवल ब्लॉकेड को हटाया नहीं। और इसको दर्शाने के लिए कि वो वास्तव में दे मीन बिजनेस, उन्होंने आज 6 घंटे पहले एक और हॉर्मुज़ के अंदर जहाज को निशाना बनाया है, जो अमेरिका नहीं चाहता। ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि इसके बावजूद, कोशिशों के बावजूद, मुझे नहीं लगता कि कोई समझौता होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पे कह रहे हैं ईरान के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हम अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते किसी प्रकार से, और हम अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे। बातचीत हम कर रहे हैं केवल ओमान के लोगों के साथ में, कतर के लोगों के साथ में, या सऊदी अरेबियन के साथ में, लेकिन किसी प्रकार से हमारी डायरेक्ट बातचीत अमेरिका के साथ अभी एज ऑफ नाउ नहीं हो रही। सर, इधर एक खबर और भी आ रही है, आपकी खबर पे पुष्टि लगाती हुई है कि वहां पर जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनेई, उन्होंने कहा है, मतलब राष्ट्रपति जो हैं वहां के, जो इस पूरी सीज फायर की वार्ता में लगातार सक्रिय थे पिछले कुछ महीनों से, उनके अधिकारों को कटौती की हुई है और पूरी तरह से वहां की सेना को कमान दे दी है। अब जो भी अमेरिका से डील होगी सीज फायर को लेकर, वो वहां की सेना प्रमुख करेंगे। ये बात अभी देखो, वास्तव में जहां तक मुस्तफा खमैनी के बेटे का ताल्लुक है, वो तो बुरी तरह से इंजर्ड है, पब्लिक के सामने पिछले 5 महीने से नहीं आए। वास्तव में कोई नहीं जानता कि वो वास्तव में जिंदा भी है या नहीं, जिंदा भी है कि नहीं। IRGC ने पूरा कमांड संभाल लिया हुआ है, और IRGC जो चाहता है वही हो रहा है। जहां तक वहां के मॉडरेट जो हैं, जो सेनेट लीडर हैं, जो अगाची हैं, और जो दूसरे लोग हैं, वो चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से समझौता हो, क्योंकि अमेरिका के ऊपर तो किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं हुआ। अटैक हुआ है गल्फ कंट्रीज के अंदर, जहाँ पे अमेरिकन बेसिस के ऊपर, और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है ईरान का। ईरान के अगर अमेरिका ने अगले हमले किए, जो कह रहा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा भयानक होंगे, तो उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि वो जो है हर हद को पार कर सकते हैं, यहाँ तक कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है ट्रंप। और दूसरा, बड़े पैमाने पे कह रहा है कि वहाँ उनके पूरे ब्रिजेस हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से, उनके जितने पावर प्लांट्स हैं उनको और डिसैलिनेशन प्लांट्स को नष्ट कर देगा, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर ईरान को कम से कम 20, 25, 30 साल लगेंगे अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ईरान साफ तौर पे जानता है कि उनको नुकसान जबरदस्त हो रहा है, उसके बावजूद वो अमेरिका को किसी प्रकार से ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सर, ऐसे में जैसा आपने कहा कि जो मिडिल ईस्ट, खासतौर से गल्फ कंट्रीज हैं, उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। उनके यहाँ जो कारोबार था, जो अगर हम बात करें दुबई की, जहाँ पर तमाम बिल्डिंग्स और बड़ा सुरक्षित प्लेस कहा जाता था, अब वहाँ पर होटल्स खाली पड़े हुए हैं, टूरिज्म वहाँ पूरी तरह से फेल हो गया है। तो वो भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो मुआवजा ईरान मांग रहा है युद्ध का 28 लाख करोड़ का, वो सब के हिस्से 4.5 लाख करोड़ आ जाए और उसको किस्त दे दी जाए। और चर्चा तो ये भी है
कि दो देशों ने मिलकर के उसमें से एक ने 4.5 लाख करोड़ रुपए दे भी दिए हैं, तभी अमेरिका ने सबसे बड़ा हमला रोका है। तो शांति का जो ये प्रपोजल आया है कि अब उसकी जो वहां पर जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई गल्फ कंट्रीज करेंगे, तो ऐसे में शांति का रास्ता निकल सकता है क्या? अमेरिका मान सकता है? देखो, अमेरिका ने तो साफ तौर पे कहा है कि किसी प्रकार से मुआवजा जो है वो नहीं देगा। उसने कहा कि अगर मुआवजा देना है ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो वो गल्फ कंट्रीज ही दे सकती है, लेकिन वो ये भी साथ में कह रहा है कि गल्फ कंट्रीज को जो मेरा नुकसान हुआ है वो वास्तव में अमेरिका को नुकसान हुआ है गल्फ कंट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए। वो कह रहा है कि उसका मुआवजा भी गल्फ कंट्री से लेगा। तो यानी दूसरा जो डील मेकर है, और इस तमाम लड़ाई के अंदर अगर किसी एक को फायदा हुआ है तो वास्तव में ट्रंप के फैमिली को बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए हैं, और साफ तौर पे अमेरिका भी कह रहा है कि जो उनके बेसिस हैं जिनमें नुकसान जबरदस्त हुआ है, शायद उनको रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, उनको रीलोकेट करेगा ताकि वो ईरान की मार के इलाके से बाहर निकल जाए, जो गल्फ कंट्रीज के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि वास्तव में वो जानते हैं कि ईरान हर प्रकार से पूरे गल्फ कंट्रीज के ऊपर हामी हो जाएगा अगर वहाँ अमेरिका अपने आप को हटा ले तो। और अमेरिका साफ तौर पे चाहता है कि सबसे बड़ा सबसे इन्फ्लुएंशियल देश मिडिल ईस्ट में जो है इजराइल रहे, लेकिन अगर अमेरिका समझौता कर लेता है तो वास्तव में मिडिल ईस्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन जो हो जाए ईरान हो जाएगा। टर्की और सऊदी अरेबिया भी पीछे हट जाएंगे, और वो किसी प्रकार से इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लास्टली सर, आखिर सवाल ये है कि क्या फिर आखिरकार रास्ता क्या है? ये युद्ध क्या रूस और यूक्रेन की तरह लंबा खींचेगा 4, 4.5, 5 साल, या बातचीत के जरिए कोई सोल्यूशन निकलेगा? खासतौर से गल्फ कंट्रीज जो इसमें पूरी तरह से भुगत रहे हैं, उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं, तो लास्टली वही रास्ता निकालेंगे। और अमेरिका उसमें बीच का रास्ते को मानते हुए, क्योंकि अमेरिका भी फंस चुका है इसमें बुरी तरह से, तो वो भी किसी तरह से अपना पीछा छुड़ाना चाहेगा कि हाँ चलो भाई उसकी इज्जत बच जाए और किसी तरह से युद्ध खत्म हो। देखो, अगर ईरान ने फेस सेविंग डिवाइस दिया ये कहकर कि इस लड़ाई में किसी की जीत नहीं हुई, किसी की हार नहीं हुई, दोनों ही देश बराबर उभर के आए हैं, तो शायद अमेरिका को ये फेस सेविंग डिवाइस मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी इज्जत को बचा सकेंगे, अपनी छवि को बचा सकेंगे। नहीं तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो है वास्तव में एक बहुत बड़े पैमाने पर कमजोर देश पाया जाएगा। वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो अमेरिका के बेस्ट प्रेसिडेंट है, वास्तव में ही विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द वर्स्ट पॉसिबल प्रेसिडेंट। ऐसे में अगर ईरान और गल्फ कंट्रीज मिलकर कुछ ऐसा दबाव डालती है ईरान के ऊपर जिसके माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग डिवाइस मिल जाए। डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से इस लड़ाई से अपने आप को अलग करें। अभी उनको साफ तौर पर नजर आ गया कि 28 फरवरी को जो अटैक किया उन्होंने इसराइल के दबाव के नीचे, वो गलत था और उनके और अमेरिका के हित में नहीं था। वो तो अपने आप को निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है। शुरू से ही उनके पास मिलिट्री एम्स क्या है, लड़ाई से क्या हासिल करना चाहते हैं वो भी क्लियर नहीं थे, और उनकी एंड स्ट्रेटेजी क्या है वो भी क्लियर नहीं है। और जब तक आपकी एंड स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है तो वास्तव में अपने आप को कैसे निकालोगे? ये भी खास बातचीत पीके सहगल साहब से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि अमेरिका शुरू से ही इस युद्ध में कंफ्यूज रहा बहुत ज्यादा और अपने टारगेट को नहीं समझ पाया, और अब ऐसे में जो उसका सबसे बड़ा टारगेट है वो टास्क डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि किसी भी सूरत में इज्जत बच जाए, सम्मान बचा रहे, और विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर होने का जो तमगा है वो लगा रहे। फिलहाल अमेरिका इस कोशिश में और किसी भी सूरत में चाह रहा है कि ये जो युद्ध है वो शांत हो, उसका समाधान निकले। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, अगस्त के महीने में कुछ हो पाता है या डेडलाइन आगे फिर बढ़ती है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।